क्या आप इसमें भूतों का कनेक्शन ढूंढ सकते हैं? मैं चांद पर गई थी। मैंने एक जवान शेर को अपने हाथों से मार डाला। मैंने एक हाथी को लात मारी और वो हवा में उड़कर गया। मैं एक पहाड़ को धक्का देकर उसके 2 टुकड़े कर सकती हूँ। मुझे लगता है अब ये सीमा से बाहर हो रहा है और पाचन योग्य नहीं है ना? खैर, हर किसी का मुंह होता है और हर किसी को कुछ भी कहने का हक होता है, लेकिन हमारे पास कान भी होते हैं। लेकिन कई लोग सामने आने वाली किसी भी बात पर विश्वास कर लेते हैं, जैसा कि ऊपर बताया गया है, विशेष करके नकली बातों पर। सत्य क्यों जाने बिना कुछ भी सुनकर पक्षपाती हो जाएं? अरे, अभी भी इसमें भूत नहीं मिला, इसका मतलब ये मनमोजी और अटूट है। आइए मैं आपको भूत का एक और रूप दिखाती हूँ। हेलो दोस्तों, मेरा नाम अमन है। मैं आप सभी का मेरे YouTube चैनल कहानी रंगमंच में स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे और स्वस्थ होंगे। इसी तरह की वीडियो देखने के लिए हमेशा मेरे साथ बने रहिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का भयानक किस्सा। दोस्तों, आज का जो किस्सा है वो जयपुर से रितु ने मेरे साथ शेयर किया। उसने बताया कि उसकी बड़ी बहन, जिसका नाम सोनाली है, आज से 5 साल पहले उसकी शादी रणवीर से हुई। जो रणवीर है ना, वो बहुत बड़ा बिजनेसमैन है। वो हीरो का बहुत बड़ा व्यापारी है। रणवीर को ना प्रॉपर्टी खरीदने में और नई नई गाड़ियाँ, बहुत महंगी महंगी गाड़ियाँ खरीदने का ना बहुत शौक है। रणवीर के अलग अलग शहरों में 5 बड़े बड़े बंगले हैं। अब रणवीर जयपुर में ना एक पुरानी हवेली खरीदता है, जो कि बहुत बड़ी हवेली है। वो 3 माले की हवेली है। रणवीर क्या करता है, उस पूरी हवेली को ना रेनोवेट करवा लेता है। रेनोवेट करवाने के बाद अब ये चारों लोग, मतलब रणवीर, सोनाली, रणवीर के मम्मी डैडी, इस हवेली में शिफ्ट हो जाते हैं रहने के लिए। ये चारों लोग इस हवेली में बहुत खुश हैं, बहुत मजे से एंजॉय करते हुए इस हवेली में रहते हैं। अब एक दिन क्या होता है, रणवीर की आदत है, वो ऑफिस से ना बहुत देर रात को घर पर आता है। एक दिन रणवीर देर रात को घर पर आता है। वो अपनी गाड़ी पार्किंग एरिया में पार्क करता है, क्योंकि रणवीर को ज्यादातर खुद ही ड्राइव करने का बहुत शौक है। उसके पास भले ड्राइवर है, लेकिन वो ना खुद ही ज्यादातर गाड़ी खुद की ड्राइव करता है। अब रणवीर जैसे ही पार्किंग एरिया में आकर अपनी गाड़ी पार्क करता है और घर के अंदर जाने की और जा ही रहा होता है ना, तो बाई चांस उसकी नजर गार्डन में पड़ती है। गार्डन में देखता है कि 2 बच्चे जो है ना, वो गार्डन में हैं और फटाफट वो रणवीर को देखकर एक पेड़ के पास छुप जाते हैं। अब रणवीर क्या करता है, रणवीर फटाफट उस पेड़ के पास जाता है, देखता है कि पीछे कोई भी नहीं है। तो रणवीर को बड़ा अजीब लगता है। वो सोचता है ये क्या है, मेरा वहम था या सच में ये 2 बच्चे थे। वो ना अजीब से सोचते सोचते अभी घर के अंदर जा ही रहा है। अंदर जाता है, धीरे धीरे वो सीढ़ियों पर जाता है। रणवीर का जो रूम है ना, वो 2nd फ्लोर पर है। 1st फ्लोर पर उसके मम्मी डैडी सोते हैं। अब रणवीर अपने रूम में जाता है और जस्ट ऐसे दरवाजा बंद ही कर रहा होता अपने रूम का, तो वो देखता है कि सीढ़ियों पर ना 3 आदमी, बहुत ही जिनकी डरावनी शक्ल है, एकदम खुखार जैसे हैं, अपने हाथों से ऐसे ऐसे करके सीढ़ियों पर आ रहे हैं। मतलब घुटनों के बल और हाथों को ऐसे आगे आगे करके सीढ़ियों के बल आ रहे हैं। लाल लाल आंखें हैं उनकी, बहुत ही भयानक सा चेहरा है। रणवीर क्या करता है, फटाफट अपना दरवाजा बंद कर लेता है। रूम का दरवाजा बंद करके ना उसको बहुत टेंशन होती है कि ये क्या है, मुझे पहले गार्डन में बच्चे दिखे, अब सीढ़ियों पर लोग चलते हुए दिख रहे हैं। उसको बड़ी टेंशन होती है कि क्या करूँ, अपनी बीवी को उठाऊं कि नहीं उठाऊं। लेकिन वो सोनाली को देखता है ना, वो बहुत गहरी नींद में सो रही होती है। अब वो सोचता है कि मैं एक बार फिर से देखता हूँ, अगर ये लोग मुझे दिखाई दिए ना तो मैं सोनाली को उठा दूंगा। रणवीर ना धीरे से डर के मारे अपना हल्का सा रूम का ऐसे दरवाजा खोल के देखता है, तो उसको ना सीढ़ियों पर कोई नजर नहीं आता है। तो रणवीर सोचता है कि चलो मैं ऐसा करता हूँ, 1st फ्लोर पर देखता हूँ, मम्मी डैडी तो ठीक से सो रहे हैं ना। अब वो नीचे आता है और अपने मम्मी डैडी का रूम चेक करता है। उसके मम्मी डैडी आराम से सो रहे होते हैं, तो उसको थोड़ा अच्छा लगता है कि ठीक है, मम्मी डैडी सेफ हैं और अच्छे से सो रहे हैं। अब जैसे वो अपने रूम में ऊपर जा ही रहा होता है ना, उसको किचन में से किसी औरत के रोने की आवाज़ आ रही है। ये जो औरत के रोने की आवाज़ आ रही है ना, उसको फील हो रहा है कि यहाँ पर 1 से ज़्यादा औरतें जोर जोर से रो रही हैं। तो वो बहुत घबरा जाता है, फटाफट किचन की ओर जाता है। किचन का जैसे दरवाज़ा खोलता है ना, तो वो देखता है कि 3 औरतें जो कि मरी हुई हैं, डरावनी सी हैं, एकदम सफ़ेद साड़ियों में हैं। वो तीनों औरतें उसके चेहरे पर आके करती है। रणवीर फट से अपना चेहरा ऐसे कर लेता है जैसे वो औरतें उसके चेहरे पर आती है। वो डर के मारे ऐसा चेहरा कर लेता। अब वो फटाफट सीढ़ियों पर जा ही रहा है और मन ही मन में सोच रहा है, यार बहुत गलत जगह पे घर ले लिया है, मुझे तो बड़ा पछतावा हो रहा है, मुझे इस जगह पर घर लेना ही नहीं चाहिए था। मैं ऐसा करता हूँ, कल ही ये जगह खाली कर देता हूँ, मैं यहाँ से निकलूँगा पक्का। अब ये सोचते सोचते सीढ़ियों के और ऊपर जा ही रहा है, तो वो देखता है उसके रूम के पास ना 3 आदमी, 3 औरतें और 2 बच्चे
जिनका भूत उनको दिखाई देता है। एकदम खूंखार चेहरे हैं, सबके डरावने चेहरे हैं, उसको घूर घूर के देख रहे हैं। रणवीर का इतना डर के मारे बुरा हाल हो जाता है कि वो पूरा पसीने से ऐसा पानी की तरह लथपथ हो जाता है। पानी धनाधन उसके चेहरे से उतर रहा है, मतलब पसीना टपक रहा है। उसके पैर आगे बढ़ ही नहीं रहे हैं रूम की ओर। वो वहाँ पर एकदम स्टिल हो जाता है, ऐसे डर के मारे काँप रहा होता है। जैसे काँप रहा होता है ना, तो उसके कंधे पर पीछे से एक हाथ आता है। रणवीर फट से पलटी मार के देखता है, डर के मारे देखता, तो उसके पीछे ना एक औरत खड़ी होती है और वो औरत को देखकर ऐसे और ज़्यादा कांपने लग जाए। बोले आप कौन? तो औरत बोलती है डर मत, मेरा नाम चांदनी है। तो बोले ये ऐसे उससे बोला भी नहीं जा रहा, मतलब ये लोग तो देखते देखते वो लोग उसकी आंखों के सामने गायब हो जाते हैं। तो चांदनी बोलती है मेरे होते हुए ना ये लोग तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते हैं, तुम टेंशन मत लो, तुम सेफ हो। बोला लेकिन आप है कौन, कहाँ से आए हो? तो बोले मैं तुझे आराम से बात कर, मैं तुझे बताती हूँ, मेरा नाम चांदनी है। ये दुष्ट लोग हैं, ये दुष्ट आत्माएं हैं, मैं भी एक आत्मा हूँ, लेकिन मैं इनके जैसी नहीं हूँ। मैं तेरी मदद करने के लिए आई हूँ। ये लोग तो चाहते हैं कि तुम लोग इस घर से निकल जाओ। ये लोग जो भी इस घर में रहने आता ना, इस हवेली में रहने आता है, किसी को टिकने नहीं देते हैं। लेकिन अब मैं तुम्हारा साथ दूंगी, क्योंकि इन लोगों के बहुत ज़्यादा जुल्म मैंने बर्दाश्त कर लिए हैं। मैं नहीं चाहती ये लोग अब तुम लोगों के ऊपर भी जुल्म करें, क्योंकि मुझे तुम लोग ना एक बहुत ही अच्छे नेक दिन लोग लग रहे हो। तो मैं तुम लोगों को इस हवेली से जाने नहीं दूंगी। तुम टेंशन मत करो, तुम लोग इसी हवेली में रहो। इन लोगों ने तो इतना मेरे ऊपर जुल्म किया ना कि इन लोगों ने तो मुझे जिंदा जला दिया था दहेज की खातिर। लेकिन इनके ऊपर भी ऐसा कहर टूटा कि पूरे शहर में ना प्लेग फैल गया, जिसकी वजह से ये सब लोग मर गए हैं। अब मेरी आत्मा को चैन नहीं मिल रहा है। इन लोगों ने भी जो मेरे साथ दुष्ट कार्य किया था ना, इसकी वजह से इन लोगों की भी आत्मा भटक रही है। मैं तुम लोगों की पूरी मदद करूंगी, लेकिन जैसा मैं बोलूँ ना तुझे वैसा ही करना पड़ेगा। अब पूरे परिवार की सुरक्षा तेरे हाथों में है। तो रणवीर बोलता है हाँ मैं करूँगा, आप जो बोलोगे ना मैं वैसा ही करूँगा। तो चांदनी बोलती है, उस भूत का नाम चांदनी है, तो चांदनी बोलती है कि जैसा जैसा मैं बोलूँगी पक्का वैसा वैसा करेगा। बोले हाँ। बोले इसके लिए तुझे ना बहुत बड़ी पूजा करनी पड़ेगी। इस पूजा के लिए कम से कम तुझे 5 दिन लगेंगे। तुझे अकेले में ये पूजा करनी रहेगी, तुझे अपने रूम से बाहर भी नहीं जाना होगा। तो रणवीर बोलता है हाँ आप जैसा बोलोगे ना मैं वैसा करूँगा, बस मेरे परिवार को कुछ नहीं होना चाहिए। बोले ठीक है ऐसा करते हैं, तीसरे माले पर चलते हैं, क्योंकि दूसरे माले पर तो तेरी बीवी सो रही है। मैं नहीं चाहती हूँ कि तेरी बीवी की नींद मैं खराब करूँ, और हम लोग ऊपर जाकर पूजा करते हैं। बोलता है ठीक है। अब क्या होता है, ये ना तीसरे माले पर जाता है रणवीर, और पूजा करनी वहाँ पर जो भी रहता है, जैसे जैसे चांदनी बताती है वैसे वैसे कर रहा होता है। और पूजा करनी वहाँ पर जो भी रहता है, जैसे जैसे चांदनी बताती है वैसे वैसे कर रहा होता है। अब बाई चांस रात के ना 3:30 बजे सोनाली की आँख खुलती है। सोनाली की आँख खुलती है, उसको कुछ फुसर फुसर की आवाज़ें आ रही हैं। तो वो फटाफट नीचे जाकर देखती है, तो जो सोनाली का ससुर होता है ना, उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब होती है। एकदम उसको ऐसा लगता है कि जैसे अभी मतलब गया ये बंदा। वो क्या करती है, फटाफट रणवीर को कॉल करती है। रणवीर कॉल नहीं उठा रहा है। सेकेंड टाइम फिर से कॉल करती है, फिर से वो कॉल नहीं उठा रहा है। लेकिन वो ध्यान से सुन रही है कि जो रणवीर के फोन की आवाज आ रही है ना, रिंग बज रही है, वो तीसरे माले पर बज रही है। वो तीसरे माले पर जाती है, क्योंकि वहीं से उसको उसके फोन की आवाज आती है। वो क्या करती है, अब दरवाजा पूरा एकदम लॉक है, तो दरवाजा खटखटाती है। खटखटाने के बाद रणवीर दरवाजा खोलता है। तो वो बोलती है तुम यहाँ? बोले हाँ मेरे को ना बहुत इंपॉर्टेंट काम है, वो काम कर रहा हूँ। बोले अच्छा ठीक है, लेकिन पापा की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब है, हमें डॉक्टर के पास जाना होगा। बोले तू जा, तू पापा को फटाफट लेकर जाओ, उनको कुछ होना नहीं चाहिए, मुझे बहुत इंपॉर्टेंट काम है। बोले ऐसा क्या इंपॉर्टेंट काम है? मैंने बोला ना बाबा तू जा यहाँ से, मैं कुछ दिन के लिए इस रूम में ही हूँ, प्लीज़ मुझे डिस्टर्ब मत करो, तुम जाओ, तुम्हें पापा का ध्यान देना चाहिए। बोले ठीक है मैं जा रही हूँ, लेकिन तुमने कुछ खाया पिया? मैंने बोला ना तू जा यहाँ से, जो भी है खाने पीने का इधर ही बाहर रख देना, मैं अभी तू निकल यहाँ से। अब वो क्या करती है, सोनाली के पापा की तबीयत इतनी खराब होती है, फादर इन लॉ की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब होती है। वो फटाफट डॉक्टर को बुलाते हैं, एम्बुलेंस में डालते हैं और अपने फादर इन लॉ को वो हॉस्पिटल में लेकर जाती है। हार्ट अटैक तो आ जाता है, लेकिन सोनाली के फादर इन लॉ की जान बच जाती है। दूसरा दिन आता है तो सोनाली की सास सोनाली को बोलती है बेटा मेरे को ना तबीयत ठीक नहीं लग रही है, मेरी भी तबीयत बहुत ज़्यादा खराब लग रही है। तो वो पूछती है मम्मी जी क्या हो गया? बोले मेरी ना आंखें एकदम भारी भारी है, मेरे ना ऐसे कंधों पर कोई बोझ लग रहा है कि जैसे किसी ने कोई बड़ा सा पत्थर रख दिया हो, मुझे अजीब सी खांसी भी आ रही है। और ये भी बोलती है कि यही बात ना सेम तेरे पापा भी हार्ट अटैक से पहले ये बोल रहे थे, मुझे बता रहे थे कि मेरे साथ ऐसा ऐसा हो रहा है। तो सोनाली बोलती है हमको तो डॉक्टर के पास जाना चाहिए, आप ऐसा बोल रहे हो तो पहले बताना चाहिए था ना, चलो डॉक्टर के पास जाते हैं। अब ये लोग डॉक्टर के पास
जाते हैं, डॉक्टर चेकअप करता है तो पता चलता है कि सोनाली की मदर इन लॉ की जो हार्ट बीट है ना वो नॉर्मल नहीं है। तो डॉक्टर दवाइयाँ वगैरह देता है, बोलता है आप दवाइयाँ वगैरह खाओ कंटिन्यू, जैसे मैं बोल रहा हूँ वैसी दवाई खाओ और मेरे को बताना कल आकर के क्या है। तो बोले ठीक है। अब जैसे सोनाली घर पर जाती है ना सेम प्रॉब्लम सोनाली को भी हो जाती है, उसकी भी आंखें भारी भारी हैं, अजीब सी उसकी हार्ट बीट चल रही है और उसको भी ऐसा लग रहा है कि जैसे ना उसके बदन पर किसी ने कोई वजन रख दिया हो। वो बहुत अजीब फील कर रही है। वो अपने पति का दरवाजा खटखटाती है, उसका पति बाहर से बोलता है मुझे डिस्टर्ब मत करो, जाओ यहाँ से, ऐसा भड़क करना। अब वो बोलता है तो सोनाली चुपचाप आ जाती है। सोनाली को बड़ा अजीब लगता है कि ये कर क्या रहा है, ऐसा क्या काम है जो ऐसा ये बोल रहा है। वो ये सोचती है कि जितने दिन से ये इस रूम में है ना उतने दिन से ही हम तीनों की तबीयत बहुत ख़राब है। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि ये ऐसा बिहेव क्यों कर रहा है। सोनाली ना अपनी तबीयत के बारे में, अपनी मम्मी की तबीयत के बारे में भी बता चुकी होती है। अब वो सोचती है कि फादर की तबीयत ठीक नहीं है, मदर की तबीयत ठीक नहीं है, यहाँ तक कि इस बंदे की वाइफ की तबीयत भी ठीक नहीं है, पूरा परिवार बीमार है। इसको ऐसा क्या काम आ गया है, ये दरवाजा ही नहीं खोल रहा है, कुछ तो गड़बड़ है। मैं पक्का इसको ना रात को देखती हूँ ये कर क्या रहा है, ऐसा कौन सा काम है। अब क्या होता है, रात के ना 2:30 बजे सोनाली की आँख खुलती है और वो अपना खिड़की के पास जाकर अपने पति को रूम में देखती है कि ये कर क्या रहा है। अब वो धीरे से खिड़की के पास से ऐसे नज़र घुमाती है ना तो देखती है उसका जो पति है ना चप्पली मारकर हवा में बैठा हुआ है और उसके माथे पर बहुत बड़ा एक काला सा टीका लगा हुआ है। सोनाली ये देखकर ना बहुत ज़्यादा डर जाती है, वो फटाफट भागती है। अब वो सोचती है कि मैं अपने मम्मी डैडी को बताती हूँ। वो जैसे सीढ़ियों से अभी नीचे आ ही रही होती है ना तो वो 8 भूत देखती है जो उसके पति ने देखे थे। सारे 8 के 8 भूत एक लाइन में खड़े हैं और उसको घूर रहे हैं। अब सोनाली नीचे जाने की वजह ना धीरे धीरे अपने रूम में आती है, फटाफट अपना रूम लॉक करती है और रूम लॉक करने के बाद अपने रूम की लाइट ऑन करके ना अपने फादर को कॉल करती है और बताती है कि मेरा पति अभी इतने दिन हो गए हैं रूम से बाहर ही नहीं निकल रहा है, मैंने उसको हवा में उड़ते हुए देखा और मेरे घर में ना 8 भूत हैं, मैंने खुद अपनी आंखों से अभी अभी देखा है। सोनाली बोलती पापा मुझे बहुत डर लग रहा है, मैं क्या करूं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। तो उसका फादर बोलता है बेटा तू टेंशन मत कर, मैं एक बंदे को जानता हूं जिसने ना इन चीज़ों के ऊपर बहुत ज़्यादा सिद्धि प्राप्त की है, मैं उस बंदे को लेकर आता हूँ। हाँ सुबह ही जल्दी मैं तेरे घर पर आ जाऊँगा, तू टेंशन मत कर, बस परमेश्वर का नाम ले, सब ठीक होगा तेरे साथ। तो वो बोलती है ठीक है। वो कंटिन्यू अपने फादर से बात करती रहती है क्योंकि उसको बहुत ज़्यादा डर लगता है। अब ऐसे करते करते ना वो उसकी आँख लग जाती है, कब आँख लगती है उसको भी समझ में नहीं आता। सुबह उठती है, जैसे उसकी आँख खुलती है तो उसको पता चलता है कि उसके पिताजी ना एक आदमी को लेकर आए हैं। वो नीचे अपने रूम में आती है, जैसे ही अपने रूम से बाहर आती है ना तो वो देखती है एक बंदे को देखती है जो देखने में ना एकदम सिंपल सा है, ज़्यादा उसकी हाइट भी नहीं है, 5 फुट 8 इंच उसकी हाइट होगी और एकदम नॉर्मल है। तो उसको लगता है कि ये बंदा भूत निकालेगा। तो अब वो मन में ऐसे ही सोच रही होती है क्योंकि ये कुछ पंडित वगैरह तो लग नहीं रहा है। तो ऐसा सोचते सोचते ना अचानक से उसका पति रूम से बाहर निकलता है। उसका पति जैसे रूम से बाहर निकलता है उसकी पूरी आंखें लाल है और बोलता है निकल जाओ यहाँ से, मेरे घर में तुमने कदम कैसे रखा। तो वो बंदा बोलता है मैं नहीं जाऊँगा, तू निकलेगी। तू मुझे निकालेगा, तू, तेरे में इतनी ताकत है, तेरा नाम सचिन है ना, तू मुझे निकालने आया है, मेरा नाम जानती है तो मेरे बारे में भी तू सब कुछ जानती होगी। बोले हाँ मैं सब जानती हूँ। तो बोले ठीक है तू सब जानती है ना, अब फैसला तेरे हाथ में है, तुझे क्या करना है, आराम से अपनी जगह में जाकर सोना है या फिर तुझे और ज़्यादा तड़पना है। कई सालों से तो तू यहाँ पर भटक ही रही है ना, बोल नरक की आग में जाना है, फैसला तेरे हाथ में है। मुझे इस जगह से कोई नहीं निकाल सकता, ये हवेली मेरी है, मैंने तो इस परिवार के हर एक सदस्य को खत्म कर दिया। लेकिन उसी दिन मेरे को दिल का दौरा पड़ गया जिस दिन मैंने पूरे परिवार को खत्म किया, पूरे परिवार के साथ मैं भी मर गई। मैं इस हवेली में किसी को नहीं रहने दूंगी, ये सिर्फ मेरी हवेली है, इस पर मेरा हक है। तो सचिन बोलता है नहीं, इस पर तेरा कोई हक नहीं है, इस परिवार ने ये जगह खरीदी है, तुझे मरे हुए सदियों हो चुके हैं, निकल बाहर। बोल रहा हूँ, लास्ट टाइम बोल रहा हूँ, यहाँ से निकल जा, नहीं तो तेरा अंत अच्छा नहीं होगा। तेरे हाथ में डिसीजन, बोल क्या करना है। अब वो क्या करती है, अब ना वो रणवीर का पूरा चेहरा ऐसे तोड़ मचोड़ कर दी है, वो उसको बहुत तकलीफ हो रही है, ऐसे ऐसे वो अपनी गर्दन हिला रहा है, अजीब सा अपने मुंह से झाग निकलता है और रणवीर के अंदर से ना एक थप देने हवा निकलती है बाहर जो सबको दिखाई देती है। वो हवा जैसे निकलती है ना तो रणवीर धाड़ देने ज़मीन पर गिर जाता है। रणवीर की अधमरे जैसी हालत हुई है, उसको बहुत तकलीफ हो रही है,
ऐसे ऐसे वो कर रहा है। अब ऐसे ऐसे करते करते ना तो सचिन बोलता है तुम लोग भी जाइए अपनी जगह पर आराम से सो जाइए, अब ये आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। तो सोनाली बोलती है हम लोग ये घर छोड़कर जाए। तो सचिन बोलता है नहीं मैं आपको नहीं बोल रहा हूँ, इस घर में ना 8 और आत्माएं थी, आपका पति तो ये जानता ही, आपने भी देखी है ना। बोले हाँ मैंने भी आपको देखी है। बोले आपको कैसे पता? बोले मैं सब जानता हूँ। बोले इस परिवार में जो जो बीता है ना, आपके ऊपर जो भी बीमारियां आई हैं वो इसी वजह से आई हैं। ये जो चांदनी थी ना, आपके पति की बॉडी ना उसके बस में थी, इसका कंट्रोल इसकी बॉडी पर नहीं था। जो भी करवा रही थी चांदनी करवा रही थी, आपके पति कुछ नहीं कर रहे थे, वो आपके ऊपर काला जादू कर रही थी ताकि आप लोग हमेशा के लिए खत्म हो जाओ और ये हवेली में सिर्फ चांदनी ही रहे और कोई ना रहे। हमेशा के लिए खत्म हो जाओ और ये हवेली में सिर्फ चांदनी ही रहे और कोई ना रहे। फाइनली चांदनी वहाँ से चली गई और सब लोग वहाँ पर हमेशा के लिए खुशी से रहते हैं। दोस्तों मेरा मानना ये कि हम लोग जो भी सुनते हैं या देखते हैं उस पर ना पहले हमको बहुत गहराई से जांचना चाहिए। ऐसा नहीं कि आँख बंद करके किसी पर भी भरोसा कर लेना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए। हमारे पास दिमाग है, हमें अपने दिमाग का इस्तेमाल करना चाहिए। तो आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलूंगी और एक भयानक किस्से के साथ। तब तक के लिए शालोम, शांति और सलाम।